सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। तो जैसा कि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे और यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, बेसिकली 2 लेक्चर्स में मैंने यूनिट फर्स्ट खत्म कर दी है। सेकंड यूनिट आज से मैंने स्टार्ट कर दी है और इसको भी मैं 2 लेक्चर्स के अंदर खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करूंगा वो जनरल फार्माकोलॉजी में फैक्टर मॉडिफाइंग एक्शन तक होगा। नेक्स्ट में मैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर दूंगा। देखो, बेसिकली मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा है। ठीक है ना, अननेसेसरी कुछ भी नहीं करा है, वरना ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। तुम्हें देखकर भी डर लग जाएगा कि अरे इतनी बड़ी यूनिट, इसमें क्या क्या करना होगा। बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है, जितना इनफ है उतना पढ़ाया है। अननेसेसरी बातें नहीं करी हैं और ना ही करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है, सिर्फ आपको पास होना है पी फार्मा में। ठीक है ना। तो मैंने उसी के मद्देनजर रखते हुए, उसी को नज़र रखते हुए मैंने पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। अपनी तरफ से मैंने फुल ऑन फुल दिया है। ठीक है, चलिए मैं अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ और देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट है फार्माकोडायनेमिक। मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, जिसमें मैंने फार्माकोलॉजी में यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया और मेडिकेम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट फार्मेसी प्रोवाइड करूँगा, कंप्लीट पूरा फार्मेसी का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बट उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अभी मैंने जो फ़िलहाल अभी तक आप देख रहे हो, तो मैंने अभी तक अपना मेडिकेम खत्म कर दिया है। मेडिकेम फर्स्ट खत्म कर दिया, फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर दी है। मेरा टारगेट है मैं बहुत से जल्द कोर्स को कंप्लीट करूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो सके। ठीक है ना। सभी के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, फार्माकोडायनेमिक मैंने कल भी बताया था, जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, फार्माकोलॉजी सेकंड लेक्चर था मेरा। ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि मैंने वहाँ पर आपको फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई की डिटेल स्टडी बताई थी। ठीक है ना। अब है फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक में बेसिकली होता क्या है, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर डायनेमिक में बात रिसेप्टर बाइंडिंग, कैसे बाइंड होता है ड्रग, ये सब कुछ चलती है। और काइनेटिक में हमारा एडीएमई वाला फोकस होता है। देखिए, इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की, हमें ड्रग एक्शन का प्रिंसिपल बताना है कि वो कैसे है। देखो, द ड्रग इन टिश्यू एक्ट बाय चेंजिंग इन द सेल इन्वायरमेंट और चेंज द सेल फंक्शन। ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि ड्रग जो है वो होता है सेल के इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है ना। ड्रग ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ फॉरेन माइक्रो। अब जो ड्रग है वो इनहिबिट करता है। जब आप एंटीबैक्टीरियल दवाई खाओगे तो सीधी सी बात है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या फॉरेन पार्टिकल की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ड्रग एक्ट मैनी सेल फॉलोइंग, किस किस वे में काम करता है। देखो, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है ड्रग एक्शन के, वो है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन और रिप्लेसमेंट। देखो, स्टिमुलेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि डोपामिन है, डोपामिन को एडमिनिस्टर करते हैं हम। डोपामिन बाहर से इंजेक्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, पेशेंट में राइज कर देता है बीपी को। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। वो क्या करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, डोपामिन। क्या किसको स्टिमुलेट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है ना। डिप्रेशन में मैंने एग्जांपल दिया, ड्रग्स एक्ट एज डिप्रेसेंट। अब आपको पता है कि आपने सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग ले ली है कोई, उस ड्रग को क्या बोलेंगे हम, एनेस्थेटिक ड्रग। ड्रग एक्ट ऑन डिप्रेशन, डिप्रेशन पर जो एक्ट करती है दवाई, वो बेसिकली डिप्रेसेंट कहलाती है। इरिटेंट, इरिटेशन सम ड्रग एक्ट एज इरिटेशन। अब काफी ड्रग से बॉडी इरिटेट हो जाती है, नहीं सूट कर पाती है हमारी बॉडी को। कहीं पर रैशेस, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंस, कुछ इस टाइप का होने लगता है, तो वो इरिटेशन में आती है। रिप्लेसमेंट में कोई भी ड्रग हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैकेनिज्म पर आते हैं। देखिए, मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको कंप्लीट कराऊं। ठीक है ना, इसलिए हम अननेसेसरी टॉक करेंगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म हमारा क्या बोलता है। देखिए, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इफेक्ट ऑन दी बॉडी, बोथ मैकेनिज्म एक्शन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग क्लासिफाइड। देखो, ये मैकेनिज्म 2 भागों में क्लासिफाई है, एक है फिजिकल और केमिकल और एक है बायोलॉजिकल। अब देखिए, फिजिकल और केमिकल में क्या आएगा। देखिए, फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते थे हम। ड्रग विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि ड्रग किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय डायरेक्ट एक्शन आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है कि माइक्रोब्स को किल करना। और ये डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये केमिकल्स ही तो हैं भाई। यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बोरिक एसिड दिखाया है, पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया, KMnO4 दिखाया। क्या है KMnO4, एक बोल सकते हैं ना, केमिकल ही तो है भाई। बोरिक एसिड की कुछ ना कुछ फिजिकल फॉर्म भी होगी और केमिकल फॉर्म भी होगी। आपको पता है कि केमिकली में कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखेगा,
फिजिकली में ये मैंने फिजिकली लिख तो रखा है, बोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिन। आपको पता है जो एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल बेसिकली कोयले को बोलते हैं। कोयले की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को भी साफ कर देता है। अगर आपका इम्प्योर वाटर है ना, उसका कहने का मतलब वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। यहाँ पर भी बोला है कि एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिसिटी को और पॉइजन इन दी जीआई। जे मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अगर आपको कोई टॉक्सिन है तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक्शन थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी देखिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर बात होगी बेसिकली एंजाइम रिसेप्टर प्रोड्यूस इफेक्ट की, ठीक है ना। ड्रग एक्ट थ्रू द एंजाइम एंड रिसेप्टर। एंजाइम रिसेप्टर आप खूब पढ़ चुके हैं। एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी गति को, किसी भी रिएक्शन को या तो तेज करते हैं, मंदा करते हैं, तो धीरे करते हैं, स्लो करते हैं, फास्ट करते हैं। रिसेप्टर प्रोड्यूस, देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई बेसिकली ओमनाप्राजोल, इसोप्राजोल, ये सब चीज होती है। एमओ इनहिबिटर में आइप्रोनियाजिड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ड्रग और रिसेप्टर मिलकर, ये ड्रग है और ये रिसेप्टर है। ड्रग और रिसेप्टर मिलकर क्या बनाएंगे, ड्रग कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है ना। या फिर ड्रग रिसेप्टर सबमिशन बनाएंगे, जो उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्स होगा। अब रिसेप्टर थ्योरीज देख लेते हैं। देखो अलग अलग बुक्स में काफी काफी थ्योरीज मिलेंगी, बट लेकिन यहाँ पर आपका एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि थ्योरी बताओ, या बेसिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी कि ऑक्यूपेशन थ्योरी पे लिखो। आपसे पूछा भी जाएगा ना सिंपली 7 या 2 नंबर में, तो सीधी सी बात है, वो ये पूछेंगे कि डिफाइंड रिसेप्टर थ्योरी, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दोगे कि आपको कौन कौन सी थ्योरीज पता है। देखो मैंने इसमें 3 थ्योरीज कवर करी हैं, ऑक्यूपेशन थ्योरी, रेट थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देखो ये सब थ्योरीज क्या बोलती हैं। देखो ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्यूपेशन थ्योरी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। ड्रग की इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ द रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन थ्योरी ये बोलती है कि ये सपोज ये कोई ड्रग है, ये ड्रग है या ड्रग का मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी पर। ये रिसेप्टर है, आपने देखा भी होगा कुछ, ये यहीं पर तो जाकर बाइंड करता है। ये क्या करता है, बाइंड करता है। इसी को तो बोलते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर होंगे उतनी ही ड्रग हमारी ज्यादा बाइंड करेगी। तो ये कौन बोलता है, ऑक्यूपेशन थ्योरी बोलती है। हमेशा ध्यान रखना कि जितनी ड्रग होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे नंबर ऑफ रिसेप्टर से। जितने ज्यादा रिसेप्टर होंगे उतनी ही ज्यादा ड्रग बाइंड करेगी। इसलिए तो बोलते हैं हमारी बॉडी में रिसेप्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में रिसेप्टर होंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, बहुत जल्दी आप कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रेट थ्योरी। अब हमारी रेट थ्योरी क्या बोलती है, रेट थ्योरी ऐसा कुछ बहुत बड़ा जादू नहीं है। ये भी यही बोलती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसके थ्योरी, रेट की थ्योरी, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, अब यहाँ पर तो बात करी थी हमने रिसेप्टर की, अब यहाँ पर एक्टिव रिसेप्टर। अब सीधी सी बात है भाई, रिसेप्टर हैं तो एक्टिव रिसेप्टर ही होंगे, ठीक है ना। ये बात करते हैं एक्टिवेशन रिसेप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एनकाउंटर ऑफ ड्रग। मतलब ये है कि अगर जितने ज्यादा हमारे एक्टिव रिसेप्टर होंगे उतनी ही ज्यादा ड्रग बाइंड करेगी। अब बताओ, ये कोई अलग से थ्योरी की जरूरत नहीं थी, ऊपर वाले में ही आपको समझ आ गया होगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ हमारे ड्रग उतनी ही बाइंड करेगी जितने ज्यादा हमारे रिसेप्टर होंगे। अब रिसेप्टर कैसे होने चाहिए भाई, एक्टिव होने चाहिए। आपकी बॉडी में सेल है, सेल जब एक्टिव होगी तभी तो अपना रेस्पॉन्स शो करेगी। अगर रिसेप्टर एक्टिव होंगे तभी तो अपना रेस्पॉन्स शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारे जितने भी रिसेप्टर हैं वो सब एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारी ड्रग ज्यादा से ज्यादा बाइंड होगी विद द रिसेप्टर पर यूनिट टाइम। देखो उतना ही कम टाइम लगेगा जितने ज्यादा हमारे रिसेप्टर एक्टिव होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फुर्तीले, एकदम एकदम बढ़िया वाले होंगे। इट इज द रेट ऑफ ड्रग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। इंड्यूस फिट थ्योरी क्या बोलती है, इंड्यूस फिट थ्योरी पर आ जाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इंड्यूस थ्योरी, ड्रग अप्रोच द रिसेप्टर आफ्टर कॉन्फर्मेशन द बाइंडिंग साइड ऑफ। यहाँ पर भी ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये सीधी सीधी बात करते हैं कि बाइंडिंग साइट जो होगी, कन्फर्मेशन बाइंडिंग साइट चाहिए होती है इंड्यूस फिट थ्योरी में। मतलब रिसेप्टर की, आपको पता है रिसेप्टर के पास बाइंडिंग साइट तो होती है भाई, जब भी तो आके दवा बाइंड करेगी। ये सीधी सीधी बाइंडिंग थ्योरीज हैं, एक तरीके से नहीं बोल सकते हो। ये सब यही बताती हैं कि ड्रग कैसे हमारी बॉडी पर, मतलब हमारे रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है मेरे अकॉर्डिंग, अगर शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, जीपीसीआर पर आता है और एक जैकसेट पर आता है। इसके अलावा ये जो आप पढ़ोगे ना, ये तो बस आप हवा हवा में पढ़ने वाले हो कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल कैसे ओपन होता है, लिगेंड गेटेड चैनल, लिंक एंजाइम लिंक चैनल। बट मेन जो है वो जीपीसीआर है और जैकसेट है, और इसमें भी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना, उतने ज्यादा फंसते चले जाओगे। देखो जीपीसीआर क्या है,
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये पीछे भी आ चुका है और एक बार मैं बता भी चुका हूँ कि लार्जेस्ट फैमिली मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या है? बेसिकली प्रोटीन है, किसकी? एक लार्ज फैमिली है उसका प्रोटीन है। ऑल जीपीसीआर आर प्रेजेंट इन 7 मेम्ब्रेन स्कैनिंग अल्फा हेलिकल। मतलब अल्फा हेलिकल क्या होता है? हेलिकल एक स्ट्रक्चर होती है, आपने पढ़ा भी होगा। हेलिकल क्या होता है? हेलिकल एक स्ट्रक्चर होती है जो कि 7 से बाइंड होकर बनती है, ठीक है ना। बेसिकली ये होता है। अब देखो जीपीसीआर आर द सेल सरफेस। जीपीसीआर जो होते हैं, जितने भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, वो सेल की सरफेस पर मिलते हैं। ये सेल है, इसकी सरफेस पर आपको जितने भी जीपीसीआर है सब मिलेंगे, ठीक है ना। दैट रिसीव मैसेज, क्या करते हैं ये? मैसेज को रिसीव करते हैं। सभी न्यूरो ट्रांसमीटर का काम ही होता है मैसेज को रिसीव करना, एक दूसरे तक पहुंचाना। फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, न्यूट्रिएंट एंड अदर सेल। और क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन दिखाया है और ये इंटरसेलुलर रीजन है। ये जो है ना, ये इस टाइप से दिखाओ या इस टाइप से दिखाओ, ये सब अल्फा हेलिकल है। अल्फा हेलिकल, ठीक है ना। इसमें अल्फा हेलिकल बेसिकली क्या होता है? या तो आप ऐसे बना सकते हो या आप ऐसे बना सकते हो। मैंने इस तरीके से बना के दिखाया है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक बार इसे रफ कर देता हूँ, तो ज्यादा ही गंदा सा हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने अल्फा हेलिकल लिया है, ये मैंने किस लिए लिया है? देखो इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाया। ये क्या होती हैं? यहाँ पर 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर है। यहाँ से ये क्या है? ये ये है रिसेप्टर। ये कोई भी या तो हार्मोन हो सकता है, ये लिगैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं। देन उसके बाद एक्शन शो होता है। आपको पता है किसी चीज से जब रिसेप्टर से कुछ चीज बाइंड होगी तभी तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंड होता है, चाहे वो लिगैंड हो चाहे वो हार्मोन हो। देन इंटरसेल्युलर में अल्फा बीटा गामा। अब देखो इसमें क्या होता है? इधर इधर की तरफ क्या होता है? इधर की तरफ जीडीपी जीटीपी, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानिन क्या होता है? डीएनए में एडेनिन ग्वानिन पढ़ा होगा आपने। अब देखो इतना कुछ टाइम नहीं होता कि मैं आपको सब कुछ कवर करके बताऊं, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर डीएनए के कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ग्वानिन होता है जो हमारा डीएनए में जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट बदलता है ग्वानिन डाइफॉस्फेट में, मतलब कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप हटकर एक मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप में जा रहे हैं। जीटीपी जीडीपी में प्रेजेंट हो रहा है। और इधर इधर वाली साइड में क्या होगा? इधर जिधर अल्फा बीटा गामा प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट नहीं है, इधर खाली है ना। इधर क्या होगा? इधर जीडीबी, ये डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में चेंज होता है। बस इतना सा लिख दो ना, इतना बनाकर आगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई फेल नहीं कर सकता तुम्हें, ठीक है ना, पास होकर ही आओगे। जीपीसीआर इन ह्यूमन बॉडी। अब जीपीसीआर ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? ये मेजर प्ले रोल करता है, किसमें करता है? फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, रेगुलेटिंग कार्डियक फंक्शन। ये कार्डियक फंक्शन में और स्लीप, आपकी नींद में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जीपीसीआर आर टारगेट ऑफ मैनी ड्रग। ये जीपीसीआर ही आप जितनी भी ड्रग लेते हो ना, बेसिकली बहुत सारी ड्रग्स को जीपीसीआर, क्योंकि आउटसाइड द सेल होता है, सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स। बहुत सारे जितने भी तरीके की आप दवाई खाते हो, सिर दर्द, नजला, बुखार, ये बहुत 90-80% ड्रग्स को यही लोग एब्जॉर्ब करते हैं। इसी टाइप के जीपीसीआर और आयन चैनल, वोल्टेज चैनल, इन्हीं टाइप के सब रिसेप्टर्स उनको उनसे बाइंड करते हैं जो भी आप ड्रग लेते हो। जीपीसीआर प्रोटीन मेड अप ऑफ, देखो अब जो अल्फा है ना, ये अल्फा 23 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बीटा 7 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और गामा जो है आपका 12 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब देखो याद रखने की चीज है, बिल्कुल याद रखने की चीज, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं रह पाता है किसी चांस याद, कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता यार, ठीक है ना। अब ये इस चीज को ना काफी लोगों ने बहुत बहुत तरीके से समझा रखा है, बट आई डोंट नो कैसे समझा रखा है, मैं इतना बड़ा नहीं करवा सकता, ठीक है ना। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, अब आते हैं एंजाइम लिंक। अब आपको पता है एंजाइम लिंक्ड, अब देखो सीधा सीधा तो यार इन लोगों ने बोल रखा है कि, एक सेकंड इसको स्टेबल कर लेता हूं मैं। देखो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, अब आपको एंजाइम पता है ना कि किसी भी प्रक्रिया को तो तेज करेंगे या बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेनी अदर एंजाइम्स, ठीक है ना। लिंक्ड, लिंक्ड मतलब जोड़ना, किसको? एंजाइम को लिंक करना रिसेप्टर के साथ। मतलब कुल मिला के ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम लिंक होगा। एंजाइम में लीगेंड हो सकता है, लीगेंड में और भी बहुत सारी चीज आती है, तो कोई हार्मोन आ सकता है, कोई भी रिसेप्टर आ सकता है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट रिसीव द सिग्नल। ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, जो भी बाहर से सिग्नल्स आएंगे रिसीव करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड द सेल। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड सेल। मैंने आपको बताया ना, मैं जितने भी 4 से 5 ये सब कुछ पढ़ाऊंगा ना, ट्रांसड्यूसर्स, ये सभी आउटसाइड द सेल ही प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मेजर प्ले रोल यही करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव एंजाइम इनसाइड द सेल, और एक्टिव एंजाइम हमारे इनसाइड द सेल होते हैं। देखो यहाँ पर आया इसने
एक्टिवेट किया और इंटरसेल्यूलर एंजाइम को एक्टिव कर दिया, ठीक है ना। बेसिकली इसका वर्क क्या है, अब देखो इसका मैकेनिज्म समझ लो या वर्क समझ लो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंड द रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स जो हैं वो बाइंड करेंगे हमारे रिसेप्टर से, बाइंड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो होगी। कहां पर शो होगी, इंटरसेल्यूलर सेल के अंदर शो होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एड ए फॉस्फेट, अब फिर से वही वाले, ये जितने भी 4-5 समझाऊंगा ना, इसमें ध्यान रखना सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का ही काम है। पीछे आपने देखा था ना, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एड ए फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। अब मैं हर जगह आपको डायग्राम बना के नहीं समझा सकता, आप ध्यान रखना हमेशा एक एक ट्यूब में फ्लो चार्ट पर नंबर मिलते हैं, फ्लो चार्ट से बच्चे पास होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हो जो पास होता है। ऐसा लगता है ना आपको कि यार एक मेरा दोस्त तो वो तो एक दिन पहले पढ़ता है और पास हो जाता है, वो सब ऐसे ही पास नहीं होते। उन सबका एक ही तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को फ्लो चार्ट में समझाना, ताकि टीचर को भी आसानी हो और तुम्हें भी आसानी हो, पूरा पेज भी भर जाए। अब देखो एक बात देखना तुम खुद, यहाँ से यहाँ तक लिखने में मेरा कुल इतना पेज भरा, 1/4 पेज ही भरा, और इन्हीं 4-5 लाइनों को लिखने में मैंने आधे से ज्यादा पेज भर दिया, और वो भी कितने में, पूरा पूरा पेज कवर कर दिया मैंने कि सिर्फ 4 लाइनों में। और क्या कुछ लिखा मैंने, नहीं, ये एरो एरो एरो, इन एरो को कितना भी बड़ा कर लो तुम, ये बहुत काम की चीजें होती हैं। आपको फ्लो चार्ट बीच बीच में मैं एक दो वीडियो ऐसी जरूर लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊं कि पास कैसे करना होता है बेसिकली एग्जाम। अभी तो तुम पढ़ते हो, पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। 70 लोग पढ़ते हैं 100 में से, 70 के 70 लोग पास नहीं होते। पास सिर्फ 40% बच्चे ही हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने से पास होते ही नहीं है। अब तुम कहो कि मेहनत करने से कामयाब होते हैं, मेहनत करने से कामयाब होते हैं क्या? गधा भी तो मेहनत करता है, पूरे दिन उस पर डंडा बसता है और इधर उधर की ईंटें ले जाके ढोकता है, वो कामयाब है? तुम्हें लगता है कि वो कामयाब है? नहीं भाई, कामयाब ऐसे नहीं होते, पास ऐसे नहीं होते। पास होने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। आपने देखा होगा ये सब्जेक्टिव पेपर है, कोई अब जीपैट कंपटीशन इस टाइप के एग्जाम्स नहीं दे रहे हो जहां पर आपको आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर नॉलेज टेस्ट होती ही नहीं है, ये सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पर आपको पूरा दिमाग ना बहुत अच्छी तरीके से खेलना पड़ता है टीचर के दिमाग के साथ। अगर आपने 100% भी सही लिखा है ना, कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हारी बैक आ टपकेगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है पर्सनली। तो मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। एक वीडियो जरूर मैं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। आप जब तक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो इसमें क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी एड ए फॉस्फेट ग्रुप टू एन एडेप्टर प्रोटीन। यहाँ पर क्या होता है, एक एडेप्टर प्रोटीन होता है, बेसिकली कहानी प्रोटीन पर ही चलती है, ठीक है ना। एक्टिवेट, फिर क्या होता है कि एक सिग्नल एक्टिवेट होता है, रेगुलेट द सेल ग्रोथ, फिर वो ही रेगुलेट करता है सेल की ग्रोथ को। टाइप्स कितने, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर सेरिन काइनेज। काइनेज क्या है, काइनेज इज एंजाइम, जिसके पीछे एज आ जाता है, वो एंजाइम होता है, आपको पता होना चाहिए। लिगेंड के टीचर, लिगेंड क्या होता है मैंने पीछे बता दिया। लिगेंड हार्मोन भी हो सकता है, रिसेप्टर भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ भी आकर वहां पर ऐड हो जाता है, वो लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। इट इज मेड अप द 5 मल्टी यूनिट प्रोटीन। अब तुम कहोगे कि कौन कौन से है, तो 2 अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस टाइप के प्रोटीन से लिगेंड गेटेड चैनल बना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट लिगेंड कैन बाइंड द एक्स्ट्रा सेलुलर। आपको पता है कि जितने भी मैंने अभी बोला ना पीछे कि मैं जितने भी पढ़ाऊंगा ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर ही होंगे, ये सेल की आउटसाइड द प्रेजेंट ही होंगे। एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या है, ये सब लिगेंड्स हैं। एंड लिगेंड गेटेड चैनल आयन, ए टाइप ऑफ आइनोट्रोपिक रिसेप्टर अलाउ स्पेसिफिक आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, देखो समझो, लिगेंड गेटेड चैनल जो है वो इंक्लूड है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ, सीरोटोनिन रिसेप्टर के साथ, ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये सब क्या है, लिगेंड आयन चैनल है। अगर कल को मैं आपसे लिगेंड में ये बोलूं कि सेरोटोनिन क्या है, तो वो लिगेंड में काउंट होगा। ग्लूटामेट क्या है, वो लिगेंड में काउंट होगा। एसिटाइल कोलिन क्या है, वो लिगेंड में काउंट होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल समझे, देखो यहाँ पर अल्फा अल्फा, 2 अल्फा थे, बीटा, गामा, डेल्टा, ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन, ये आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर एसीएच का काम है। यहाँ पर जो लिगेंड लिया गया है वो एसीएच लिया गया है, पीछे जो लिगेंड लिया था गया था वो कुछ और लिया गया था। लिगेंड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन को लिगेंड माना गया है, ये आकर अल्फा अल्फा पर अटैच होता है, ये अल्फा पर अटैच होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सोडियम सेल के अंदर आता है, पोटेशियम सेल से बाहर जाता है। अब ये समझने की कोशिश करो, वेन टू एसिटाइल कोलिन, ये देखो वही वाली बात आ गई, मॉलिक्यूल बाइंड द रिसेप्टर, ये ही दोनों रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, ये बेसिकली बाइंडिंग साइट है अल्फा अल्फा, इसे ये कुछ और नहीं है, ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली क्या होता है कि एट द अल्फा सब यूनिट एंड इनर पोर ओपन, अब जब ये लोग इसके बाइंड करते हैं तो पोर ओपन हो जाते हैं। पोर ओपन होने पर क्या होगा,
आपका पोटेशियम बाहर जाएगा और सोडियम को अंदर लिया जाएगा। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फ्लूइडिक मोसिक मॉडल में भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये देखो, सोडियम एंटर करेगा एंड पोटेशियम लीव करेगा, बाहर जाएगा, किससे, सेल से, ठीक है ना। दिस कॉज डीपोलराइजेशन। जब जब सोडियम बाहर जाता है, नहीं, जब सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है, तो इस एक अवस्था आती है, उस अवस्था को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विध्रुवीकरण, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड एक्शन पोटेंशियल, फिर वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब कुछ बॉडी से बाहर निकलेगी और अंदर भी ली जाएगी तो कुछ ना कुछ एक्शन तो शो होगा ना, उसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम के अंदर और बाहर निकलने की वजह से होता है। जब भी सोडियम के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बेसिकली यही कहानी चलती है जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। आपने एचएपी में पढ़ा होगा या फिर आपने नहीं पढ़ा तो 11th 12th में ये सब चीज बेसिक चीजें हैं यार, ये तो पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। आपने कभी प्रिपरेशन करी होगी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तो वहां पर भी ये सब चीजें आती ही हैं। देखो, वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल, वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल आर द क्लास ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वही वाली बात है, ये सब प्रोटीन के ऊपर ही बेस चल रहा है। आयन चैनल आर द एक्टिव चैनल इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर भी वही वाली बात आ गई। देखो, ये कोई भी एक प्रोटीन है, ये यहाँ से अंदर आया, इसके चैनल ओपन हो गए। वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करिए, आयन ट्रांसफर होंगे, यहाँ से सोडियम पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि बॉल एंड चैन इनएक्टिव होंगे, उसके देन उसका रिजल्ट क्या होगा, न्यूरॉन्स यहाँ पर जाकर चैनल को क्लोज्ड कर देंगे, न्यूरॉन का स्टिमुलेशन हो जाएगा। बेसिकली यही सब कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार प्लीज पढ़ लेना, नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा मैं लंबा चौड़ा करूं। जैक सेट पाथवे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली अब देख, ध्यान रखना, जैक सेट पाथवे में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की ही बात चलेगी, यहाँ पर प्रोटीन ही है। देखो, जैक का मतलब है जेनस काइनेज, एक एंजाइम है, STAT, जैक स्टेट। स्टेट क्या है? ये प्रोटीन है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था कि आपको याद रहे। इसका क्या नाम है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ पर क्या होता है, लीगेंड, फिर से बात है, काइनेज कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है, अदर प्रोटीन भी हो सकती है, स्टाइलकोलिन भी हो सकता है, डोपामिन भी हो सकता है, लीगेंड कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो लीगेंड को लिया गया है ना, वो साइटोकाइनेज लिया गया है, ये काइनेज को लिया गया है। वहां पर क्या लिया गया था? ACH को लिया गया था। मैं आपको यही बात शुरू से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी लिया जा सकता है लीगेंड के तौर पर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर है। यहाँ पर जैक सेट में समझने की कोशिश करो, ये रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर आता है साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज जैसे ही बॉडी के अंदर आता है, ये एक एंजाइम है बेसिकली, साइटोकाइनेज और कुछ भी नहीं है, एक एंजाइम है। जब रिसेप्टर पर एंजाइम बाइंड होता है तो नीचे ये जैक की फॉर्म में आता है। जैक की फॉर्म में आने के बाद ये फास्फोरस ग्रुप इस पर अटैच हो जाता है। अब ये इसके आगे जाता है, ठीक है ना, अब ये बन जाता है फॉस्फोजैक। अब ये आगे बढ़ता है, ये इधर से आगे बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनेज, फिर से वही चीज आती है। और जब ये जैक जैक फॉस्फो, अब ये ना फॉस्फोजैक है, ये फॉस्फोजैक है। अब ये फॉस्फोजैक में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन यहाँ पर ऐड होती है जिसका नाम है STAT, स्टैट प्रोटीन। अब ये स्टैट प्रोटीन भी फॉस्फोरिलेटेड स्टैट बन जाती है, मतलब यहाँ पर भी फॉस्फोरस ज्वाइन हो जाता है, बेसिकली ज्वाइन कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब ये स्टैट जो है मूव करता है न्यूक्लियस की तरफ, है ना। अब सीधी सी बात है यार, ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल ही तो पड़ा है, क्या है, न्यूक्लियस ही तो है, ये है, ये है, ये यहाँ पर ये है। जैक सेट प्रोसेस मान लो सपोज यहाँ पर चल रही है, अब ये यहाँ से मूव अंदर आ गए कुछ, देखो इस पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फॉस्फोरिलेटेड स्टेट यहाँ पर आ गए। अब ये कहाँ पर जाएंगे, सीधा सा बात है भाई, न्यूक्लियस में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, ये क्या है, ये सेल है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा हार्ड मत समझना, अगर इधर उधर की बातों में पढ़ोगे कि आधा इसका सुना आधा उसका सुना, कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। अगर पास होना है तो सिर्फ एक जने की सुनो, या तो अपने माता पिता की सुनो या अपने अध्यापक की सुनो, तो पास हो जाओगे, ठीक है। ध्यान रखो, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मतलब ये कुछ प्रोटीन ही होती है, ये मूव करेगा, कहाँ पर करेगा, न्यूक्लियस में मूव करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा जीन को, जेनेटिक मटेरियल को। उसके बाद शो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहाँ पर देखो, एक और तरीका बताता हूँ। देखो कितने स्टेट ऐड होंगे, 6। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक नंबर भी बता दिया आपको, 6 स्टेट डायमर ट्रेवल करेंगे न्यूक्लियस की तरफ। देखो यहाँ पर जो है, ये ट्रेवल कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ क्यों जाएंगे भाई, ये भाई इन्हें रेगुलेट, ये जीन रेगुलेट करेंगे, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तभी तो जाके ये जब तक, एक बात बताओ, तुम घर में क्यों जाओगे भाई, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें अच्छा रहने को मिलेगा, तभी तो तुम घर में रहते हो, वरना तो तुम सड़क पे ना रहने लग जाओ। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्यों जाएंगे न्यूक्लियस के पास,
भाई इन्हें जीन प्रोटेक्शन मिलेगी, इन्हें रेगुलेट होने का मौका मिलेगा, इन्हें ट्रांसक्रिप्ट, इसके बाद ये एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से देन अमीनो एसिड बनाएंगे, देन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाएंगे। आप समझ ही नहीं रहे क्यों जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। देखो 6 स्टेट डायमर ट्रेवल करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, ये है न्यूक्लियस आपका। उसके बाद यहाँ पर जेनेटिकली चेंज होगा, ये फास्फोरस ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसके बाद एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एमआरएनए। लो उसके बाद की भी आपको समझा देता हूँ। एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब तुम्हें इतना नहीं पता कि प्रोटीन किस लिए जरूरी है। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग मास है, बिल्डिंग मास मटेरियल है, जिससे हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हम खड़े हुए हैं तो किस पर खड़े हुए हैं, प्रोटीन के बेस पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। इतनी सिंपल सिंपल चीजें भाई, ये बहुत ज्यादा टिपिकल, मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके लिए टेंशन मत लेना। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, देखो बेटा, डोज क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। जब आप कोई डोज को खाते हो तो वो क्या रिस्पॉन्स हो करती है, बेसिकली डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहलाता है। डोज क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस बाय, जो भी डोज खाते हो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, बायोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सपोज आपने पैरासीटामोल 500 mg खाई, डिस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जांपल है। डोज इफेक्ट क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी डोज इफेक्ट होगी उतना ही रिस्पॉन्स होगा। डोज आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है रेस्पॉन्स के, जिसको कि हम पर, लेकिन ये लिमिटेड डोज होती है भाई। ऐसा नहीं है कि कितनी भी डोज खा ली उसका भाई उसके हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकते हैं। अगर आपने मान लो 1000 mg की गोली खा ली तो तुम्हें लगता है तुम जिंदा बचोगे, नहीं भाई, कुछ भी एडीआर आ सकता है, कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन देखते हैं। देखो अगर आपने गोली की डोज हाई कर दी तो कुछ समय बाद एक कांस्टेंट हो जाएगी, बट लेकिन अगर आपने अपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा दवाई खा ली तो भाई वो मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी। और ये मैक्सिमम इफेक्ट नहीं, ये मैक्सिमम इफेक्ट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम इफेक्ट डेंजर भी हो सकता है आपके लिए, हार्मफुल भी हो सकता है। तो इन दोनों ग्राफ्स में यही दिखाने की कोशिश करिए। और इससे अगला अब आपको थेराप्यूटिक इंडेक्स समझ में आएगा। देखो थेराप्यूटिक इंडेक्स में दो चीजों की बात होगी, लीथल डोज और इफेक्टिव डोज। लीथल डोज क्या होता है, लीथल डोज टॉक्सिक डोज होती है, मतलब कि किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी को लीथल डोज बोलते हैं। और इफेक्टिव डोज तो आपको पता है कि कितनी परसेंट हमारी बॉडी में वो इफेक्टिव है। इन थेराप्यूटिक इंडेक्स पर आते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स का क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव सेफ्टी, कितनी ज्यादा सेफ हमारे लिए डोज है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स से। अब यहाँ पर क्या है, देखो LD50 और T50, 50-50 मतलब 50% का मतलब है। LD50 क्या है, डोज विच, देखो एक एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में 100 चूहे थे, 100 चूहे में से कोई भी एक दवाई देने पर, पर्टिकुलर एक दवाई देने पर 50 चूहे मर गए, तो उसकी लीथल डोज क्या है, 50% है भाई, क्योंकि इसने 50% चूहों को मार दिया। बट लेकिन उसी डोज से 50% चूहे बच गए या फिर सही हो गए, कुछ बीमार थे तो सही हो गए, तो वो उसकी क्या होगी, इफेक्टिव डोज होगी। बेसिकली लीथल डोज और इफेक्टिव डोज में यही होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स में यही पता लगाया जाता है कि कितनी डोज इफेक्टिव है और कितनी डोज टॉक्सिक है, मतलब लीथल है। उसके बाद इसका देख लेते हैं हम एक ग्राफ। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि और किसी लोगों ने किस ग्राफ से समझाया हुआ है, बट मैं इस ग्राफ से समझाऊंगा। देखो इधर है एमईडी, एमईडी क्या है, मिनिमम इफेक्टिव डोज, कितनी इफेक्टिव डोज है। ये ईडी देख रहे हो, ईडी क्या है पहले बात तो, अभी आपको बताया ना इफेक्टिव डोज। ये है एमटीडी, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, मतलब कितनी डोज चूहे, एनिमल, इंसान कितनी टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट, टॉलरेंस मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है फार्माकोलॉजी फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में, ठीक है ना, लेक्चर 1 में। नहीं देखा था उसे जाकर देखो, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स लिया गया है, यहाँ पर डोसेज फॉर्म लिए गए हैं। सपोज आपने ED50 में कोई डोज दी, मतलब मिनिमम इफेक्ट उसका इतना आया कि इतना उसका मिनिमम इफेक्ट है, इतना ही डोज वो इफेक्ट कर सकती है। बट वहीं पर आपने क्या दिया, LD टॉक्सिक डोज दे दी। टॉक्सिक डोज में ध्यान रखना, यहाँ पर तो इसका मिनिमम इफेक्ट है इतना, अगर ये डोज इससे ऊपर दी गई तो डेथ है, चाहे वो चूहे हो चाहे वो आदमी हो। यही दिखाया जाता है थेराप्यूटिक इंडेक्स में। और थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है 7 नंबर में 10 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं जी, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। और आपको इसका विद ग्राफ और थोड़ा बहुत इसका ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और ग्राफ बस। और याद रखना कि लीथल डोज क्या होता है, लीथल डोज इज कॉल्ड टॉक्सिक डोज। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, कितना कौन कौन से इफेक्ट ड्रग में देखने को मिल सकते हैं। सिनरिज्म सबसे ज्यादा कॉमन इफेक्ट है। ये क्या है, रेफर टू द बिटवीन टू मोर ड्रग, ये है, ये रेफर किया जाता है एक और एक से ज्यादा ड्रग के लिए। सिनरिज्म रेफर टू द इफेक्ट कोज टू और मोर ड्रग, मतलब बहुत सारे ड्रग का क्या रिजल्ट होगा, इज कॉल्ड सिनरिज्म। अगर आपने एक साथ 2 ड्रग दे दिए तो उसके क्या इफेक्ट शो होंगे। अब देखिए हम देखते हैं बारबीचुरेट। बारबीचुरेट में क्या होता है, बारबीचुरेट ड्रग इफेक्ट करता है, आपको पता है कि हमारे सीएनएस पर इफेक्ट करता है। क्या करता है हमारा बारबीचुरेट, सीएनएस पर इफेक्ट करता है, कोज करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। वहीं पर अगर हमने
बारबिचुरेट के साथ जनरल एनेस्थीसिया ले लिया, ठीक है, तो वो एनाल्जेसिक का काम करेगा, वो पेन रिलीफ भी करेगा। अब देख रहे हो तुम, कितनी बढ़िया बात है। बारबिचुरेट अभी तक सीएनएस को डिप्रेस कर रहा था, बट लेकिन जैसे ही हमने उसे कोई भी जनरल एनेस्थीसिया मैंने पढ़ाया है ना, कोई सा भी ड्रग खा लो जनरल एनेस्थीसिया का, सपोज कोई भी एक ड्रग उठा के हमने बारबिचुरेट के साथ ले लिया, तो अब क्या करेगा, वो पेन को भी रिलीफ करेगा। यही क्या कहलाता है, सिनरिज्म। ये टॉक्सिक भी हो सकता है, ये साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। सिनरिज्म बेसिकली ये होता है कि एक से ज्यादा ड्रग को इस्तेमाल करना, ठीक है। एडिटिव क्या होता है, एडिटिव मतलब वही किसी भी चीज को एडिशन में ले लेना। व्हेन टू ड्रग सिमिलर मैकेनिज्म, दो ड्रग एक से मैकेनिज्म दिखाते हैं, प्रोड्यूस एडिटिव इफेक्ट। एस्पिरिन और पैरासीटामोल, आपको पता है कि दोनों ही पीड़ानाशक है, थोड़े थोड़े दर्द में दोनों ही लिए जाते हैं, क्या देते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। तो ये क्या है, एडिटिव है, एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी एडिट। अब चाहो तो तुम आधी एस्पिरिन और आधी पैरासीटामोल ले लो, तो भी आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, एज और बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडिक्शन, जेनेटिक फैक्टर, टॉलरेंस में जितनी ड्रग को हम टॉलरेट कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर में कि कोई कुछ पुरानी जेनेटिकली बीमारी तो नहीं है, इसके फैक्टर यही है। एज में किस एज तक, देखो भाई, बच्चों को एक अलग एज वाली दवाई दी जाती है, बड़े को एक अलग एज वाली दवाई दी। सेक्स में मेल को लार्ज डोज दी जाती है, फीमेल को लेस डोज दी जाती है। बॉडी वेट में किसी का बॉडी वेट, अगर कोई ओबेसिटी में आ रहा है, सपोज किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, तो उसको हाई डोज दी जाएगी। रूट ऑफ एडमिशन आईएम और आईवी में मोर इफेक्टिव डोज होती है देन ओरली। अगर आप मुंह से टैबलेट खाते हो और उसके मुकाबले आप आईवी से इंजेक्ट के थ्रू कुछ मेडिसिन लेते हो, तो वो बहुत जल्दी असर करती है, ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंचती है। एडिक्शन में एडिक्शन में वही वाली बात हो सकती है, ऊपर वाली ये देखो, एडिटिव वाली ही एडिक्शन में लिख सकते हो, किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाना, या फिर है ना, जेनेटिक फैक्टर में बता दिया, टॉलरेंस में बता दिया। तो आई होप अच्छा लगा होगा, थैंक यू।